Hello, my dear students. Welcome to your YouTube channel Toppers Mindset, where we go from confusion to clarity. I hope you will be doing good. In today's video, we will discuss class 10's fifth poem, The Ball Poem, along with exam oriented facts. So, what are we waiting for? Let's begin. So, my dear friends, before we begin the poem, let's know something about the poet of this poem, John Berryman. In your textbook, you will find only John Berryman, and his full name is John Allen Berryman. He was an American poet and scholar. Poet, लेखक, कवि, और scholar means विद्वान. He was a major figure or key figure in American poetry in second half of 20th century. हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी ये कवर करते हैं. उसके ये की फिगर, मेन फिगर थे अमेरिकन पोएट्री के. हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी का मतलब क्या है? What does the 20th century mean and what does the half of the 20th century mean? 20th century means a period from 1901 to 200, means a time period of 100 years. Century means a time period of 100 years. And this is what 19050. It is the midpoint of the 100th century. So this part basically from 1901 to 50. This one is the first half of the 20th century, and from 1901 or 19050 to 200, it is the second half. It is the second half of the 20th century. Okay, तो उन्हें 1950 और 2000 के बाद का जो पीरियड रहा है उसमें ये फेमस रहा है. इनका डीओडी क्या है? ही टुक बर्थ ऑन October 25, 1914 and died on January 7, 1972. तो ये करीब एटलीस्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी में फेमस तो हुए होंगे, लेकिन हाफ ऑफ सेंचुरी पूरी भी नहीं कर पाए. ही वॉज बॉर्न इन मैकलेस्टर, ओक्लाहोमा, यूएसए में ही है. एंड ही वॉज अ की फिगर इन कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री. Confessional school of poetry means a type of modern poetry. Modern poetry means the poetry after 1901, in which the poet writes openly the personal experiences, especially painful or deeply emotional topics like mental illness, family conflicts, guilt, trauma, love, or death. In this poetry, it feels like poet is confessing their private life directly. He was known for writing poems about human emotions. मानवीय जो इमोशंस, भावनाएं होती हैं, उनके बारे में लिखने के लिए जाने जाते हैं. लॉस एंड सफरिंग, है ना, लॉस और सफरिंग, है ना, जीवन में जो हम कुछ खो देते हैं और जो पीड़ाएं होती हैं, तकलीफ होती हैं, उनके बारे में. साइकोलॉजिकल स्ट्रगल और मानसिक जो हमारे दिमाग में चलने वाली जो स्ट्रगल्स या प्रॉब्लम्स होती हैं या टेंशंस होती हैं, उनके बारे में. एंड रियलिटी ऑफ लाइफ, सामाजिक जीवन की जो सच्चाई होती है उसके बारे में. He was best known for his The Dream Song. Dream Song is what? His collection of 385 poems, which won the Pulitzer Prize. और ये किसके लिए जाने जाते हैं? अपनी अपनी जो पोम के कलेक्शन है, जिसमें इनकी 385 पोम्स को कलेक्ट किया गया था. ठीक है, द ड्रीम, उसका टाइटल क्या था? द ड्रीम सॉन्ग्स. उसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला है. ठीक है. ही गॉट एजुकेटेड एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. कैम्ब्रिज और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की है. एंड टॉट and he has taught at Harvard, Princeton and University of Minnesota. इन जगहों पे उन्होंने पढ़ाया है. His father's suicide when he was only 12 and alcoholism, मतलब ये शराब पीने के आदी थे, and the depression, और इनके दिमाग में जो डिप्रेशन चलता रहता था, affected and leads him to suicide in 1972. और 1972 में क्या कर लेते हैं? इन सब टेंशंस के चलते वो क्या कर लेते हैं? वो सुसाइड कर लेते हैं. आप देखेंगे कि 1919 में जो वर्ल्ड वॉर 1 फिनिश हुआ है, और फिर 1944 या 45 में जो वर्ल्ड वॉर 2, इसके बाद जो सुसाइड की जो टेंडेंसी है ना, इवन यहाँ तक कि इस तरह के जो राइटर्स हैं, है ना, इतने बड़े स्कॉलर्स हैं, ये भी सब इन चीज़ों से, इन साइड इफेक्ट से नहीं बच पाए. वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बच भी गए, उनमें से कई लोगों ने क्या किया? बाद में सुसाइड भी कर ली. Now let's know something about the poem, The Ball Poem. In the Ball Poem,
वन ऑफ द पोम ऑफ द ड्रीम चिल्ड्रन। और ये पोम जो है किस कलेक्शन का हिस्सा है? जो इनके जो फेमस कलेक्शन है 385 पोम्स का, द ड्रीम सॉन्ग, उनमें से ये एक पोम है, द बॉल पोम। यूजेस अ सिंपल इंसिडेंट, एक छोटा सा इंसिडेंट है, उसको इन्होंने डिस्कस किया है, डिस्क्राइब किया है। वो क्या है? अ बॉय लूजिंग अ बॉल, एक लड़के का एक छोटी सी बॉल को खो देना। टू एक्सप्लोर द प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन, और उन्होंने जो है एक गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव को दिखाने की कोशिश की है फ्रॉम द चाइल्डहुड इनोसेंस। और ये जो ट्रांजिशन है, जो बदलाव है, जो चेंज है, वो कहाँ से कहाँ जाता है? चाइल्डहुड इनोसेंस, बचपन की जो मासूमियत होती है वहां से ये किस तरफ जाती है? हार्श रियलिटी ऑफ एडल्टहुड। द genre of the poem is what? It is a lyrical poem. Lyrical poem means a poem which has meter and can be recite or sung. पोम की लाइनों के बीच में मीटर यानी छंद होते हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है? एक म्यूजिक क्रिएट होती है लाइनों को पढ़ने पर, जिसकी वजह वजह से क्या होता है कि वो रिसाइटेबल हो जाती हैं, है ना? इनको संग किया जा सकता है। टाइप ऑफ द पोम क्या है? फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स मीन्स नो फिक्स्ड राइम स्कीम, नो मीटर। ना ही इसमें जो है क्या होता है? मीटर है, और ना ही क्या है? कोई राइम स्कीम यूज की गई है। थीम यानी सब्जेक्ट ऑफ द पोम इज लॉस एंड इमोशनल मेच्योरिटी। लॉस और उसके बाद में आने वाला जो इमोशनल मेच्योरिटी होती है वो, और रियलिटी ऑफ लाइफ या डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, जो भौतिक चीजें हैं उनसे लगाव का कम हो जाना, डिटैचमेंट। टोन ऑफ द पोम, टोन मीन्स हाउ द पोएट ट्रीट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को किस तरह से उसने प्रस्तुत किया है। दिस इज व्हाट टोन ऑफ द पोम। तो पोम कैसी है? सिंपैथेटिक है, रिफ्लेक्टिव है और फिलोसॉफिकल है। उस लड़के के लिए जिसने एक बॉल खो दी है, उसके लिए पोएट कैसा है? सिंपैथेटिक है, उसके लिए क्या है? सिंपैथी फील कर रहा है। एंड रिफ्लेक्टिव का मतलब रिफ्लेक्शन है, इसमें जो है दुख को प्रकट किया गया है। एंड फिलोसॉफिकल क्या है? इसमें एक फिलोसफी भी समझाई गई है, यानी एक लेसन भी मिलेगा हमें इस पोम में। मूड ऑफ द पोम इज व्हाट? मूड मीन्स फीलिंग क्रिएटेड इन द रीडर्स आफ्टर रीडिंग द पोम। पोम को रीड करने के बाद रीडर्स के मन में क्या फीलिंग आती है? दिस इज व्हाट द मूड ऑफ द पोम। तो इट इज व्हाट? सैड, थॉटफुल एंड रियलिस्टिक। वास्तविकता को दिखाती है, थॉटफुल यानी सोचने पर मजबूर कर देती है, और क्या है? ये थोड़ी सी सैड है। लड़का क्या है? दुखी हो जाता है बॉल को खोने के बाद में। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोम। जीवन में कई बार हमारे सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम अपनी नियर एंड डियर जो चीजें होती हैं या जो लोग होते हैं उनको हम लोग खो देते हैं। So basically, this poem based on the losing of the ball, है ना, by a little boy. So before we begin the lines, let's know the meaning of the difficult words. Merrily, merrily means happily, cheerfully, खुशी खुशी, आनंद पूर्वक. Bouncing means jumping repeatedly, बार बार फुदकना, जंप करना. Over, over means beyond या out of reach, है ना, पहुंच से बाहर होना या बहुत ऊपर होना, किसी चीज के ऊपर से। बेसिकली ये ओवर एक प्रीपोजिशन भी होता है जिसको दिखाता है यहाँ पे कोई चीज रखी हुई, इसमें से कोई क्रॉस करके ऊपर से कोई चीज गुजर जाती है। दिस इज व्हाट ओवर। ओवर देयर, वहां मींस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हियर, यहां से कुछ दूरी पर यानी वहां, इन दैट प्लेस। सो लेट्स बिगिन द स्टैंजा। सो पोएट बिगिंस दिस स्टैंजा विद अ क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। उस लड़के की अब क्या मनोदशा है, उसके दिमाग में अब क्या चल रहा है जिसने क्या है? अपनी एक बॉल खो दी है। वॉट, वॉट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा? आई सॉ इट, मैंने खुद ही देखा है उस बॉल को, मेरिली खुशी खुशी, जंप करते हुए, है ना, गली से नीचे जाते हुए, एंड देन मेरिली ओवर देयर, ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और वो खुशी से जंप करती, बाउंस करती हुई, फुदकती हुई जा रही थी, और जाते 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 क्या हुआ कि वो पानी में चली जाती है। I have written something to explain this stanza. Let's see. द पोएट सी अ बॉय, एक लड़के को देखते हैं, हुज बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, पानी में जा चुकी है, इज लॉस्ट, और खो भी गई है। द बॉल वाज बाउंसिंग हैप्पीली, और वो खुशी से जा रही थी, बॉल वो डूबने जा रही थी पर वो खुशी से जा रही थी। मींस गई भैंस पानी में, ओ सॉरी बॉल पानी में। बट सडनली अचानक से क्या होता है? डिसअपियर्स इन द वाटर, वाटर में जाके गिरती है और पानी में कहीं खो जाती है। सिंबलाइजिंग, ये किस चीज का प्रतीक है, किस चीज को दिखाता है? सडन लॉस इन लाइफ, हमारे जीवन में अचानक से किसी कीमती, बहुमूल्य या जो हमारे दिल के करीब होती है उस चीज का खो जाना, उस खो जाने को दिखाती है। यहाँ पे बॉल जो है, यहाँ पे बॉल क्या है? ये मेटाफर है उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारे जीवन में जो है क्या होती हैं? वैल्यूएबल होती हैं, और वो हमसे एक दिन लूज़, और हम उन्हें क्या कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं, यानी खो देते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है। द पोएट फील्स सिम्पैथी फॉर द बॉय, पोएट जो है उस लड़के के लिए सिम्पैथी, एक सहानुभूति फ़ील करते हैं, है ना?
एंड वंडर्स, और वो आश्चर्यचकित होते हैं कि व्हाट विल द बॉय डू नाउ, कि अब वो लड़का क्या करेगा, और हाउ ही विल रिएक्ट टू द लॉस, या फिर इस नुकसान होने पर वो किस तरह से रिएक्ट करेगा. Poetic devices will be discussed after discussing all these stanzas. So this is our second stanza, which shows boy losing his childhood memories. इसमें क्या है, बॉय एक लड़के को अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को खोते हुए दिखाया जाएगा, वो भी कैसे, एक बॉल की शक्ल में. कैसे, एक बॉल की शक्ल में. So before we begin the stanza, let's know the meaning of the difficult words. Ultimates means final or deep. Grief means sorrow, dukh. stand rigid means stunned, stiff, motionless. भौचक्का होकर एक जगह पे खड़े हो जाना बिना हिले हुए. ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग, है ना, कपकपाना, कांपना. स्टेयरिंग डाउन मीन्स टू लुक एट समवन और समथिंग स्टेडीली, लगातार किसी चीज की तरफ घूरना, देखना. हार्बर मीन्स अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स स्टे, जहां पर शिप आकर खड़े होते हैं, वो एरिया. यंग डेज इज व्हाट, मेटाफर. एक मेटाफर है किसके लिए, मेटाफर मतलब एक रूपक अलंकार है ये, किसके लिए, चाइल्डहुड डेज मेमोरीज. किस चीज का सिंबल है ये, चाइल्डहुड डेज या मेमोरीज. यंग डेज का मतलब चाइल्डहुड डेज, चाइल्डहुड मेमोरीज. सो इन दिस स्टैंजा पोएट सेज नो यूज, कोई काम का नहीं है, बेमतलब है, अब बेमानी है क्या. ओ देयर आर द अदर बॉल्स, उस लड़के से ये कहना, भाई ठीक है, एक बॉल चली गई, दूसरी बॉल ले लेना. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, फाइनली ये जो शेकिंग या झकझोर देने वाला ये जो दुख है, फिक्सेस द बॉय, लड़के को कुछ देर के लिए थोड़ा सा विचलित कर देता है. एंड एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो अचानक से क्या हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है, वहां पे खड़ा हुआ देखता रहता है कि ये जो लॉस हुआ है उसको कैसे हैंडल किया जाए. और वो मोशनलेस भी होता है, साथ ही साथ ट्रेम्बलिंग, है ना, वो क्या होता है, ग्रीफ से, दुख की वजह से क्या है, कांप भी रहा होता है. स्टेयरिंग डाउन, और वो घूर रहा होता है ऑल हिज यंग डेज, कि कैसे उसकी बचपन की सारी यादें जो है इनटू हार्बर, हार्बर यानी पानी के अंदर जा रही हैं, पानी के अंदर कैसे जा रही हैं. वेयर हिज बॉल वेंट, कि कैसे उसकी सारी यादें, बचपन की यादें कैसे पानी में, उस बॉल की शक्ल में, उस बॉल की शक्ल में पानी में जा चुकी हैं. So I have written something to explain this stanza. Let's see. In this stanza, poet believes, उसका ऐसा मानना है क्या, that offering a new ball or money is useless. उस लड़के को एक नई बॉल देना या पैसे देना नई बॉल को खरीदने के लिए is useless. The boy is paralyzed or stunned. भौचक्का है, कैसे, दुख, इस शॉकिंग ग्रीफ की वजह से, अचानक से जो उसे धक्का पहुंचा है बॉल को खो देने से, उसकी वजह से वो क्या है, अचानक से एक जगह पे खड़ा है, पैरालाइज हो गया, रुक गया है. बिकॉज, क्योंकि द बॉल कनेक्ट्स एंड रिमाइंड्स हिम टू और ऑफ हिज यंग डेज. यहाँ देखो हमने प्रोनाउन यूज किया है, दो दो प्रोनाउन यूज किए हैं, टू और ऑफ. मीन्स कनेक्ट के साथ प्रोनाउन टू और रिमाइंड के साथ ऑफ प्रोनाउन का यूज करना चाहिए. तो दोनों वर्ड मैंने यूज किए, इसलिए मैंने एक साथ दो प्रीपोजिशन यूज किए हैं. So the ball connects or reminds him to या of his young days, childhood memories. ये जो बॉल है क्या है, उसको कनेक्ट करती है अपने बचपन की यादों से, या अपने बचपन की यादों के बारे में ये बॉल उसको याद दिलाती है. He was standing motionless, वो अचानक से भौचक्का खड़ा हुआ है, मोशनलेस है ना, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है. एंड विटनेसिंग, और अपनी आंखों से देख रहा है, लूजिंग हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, अपने बचपन की यादें, कि कैसे वो पानी में जा रही, बॉल की शक्ल में, उस बॉल के साथ उसके बचपन की यादें भी उस पानी में डूब गई हैं. और ये उस लड़के के जीवन में पहली बार ऐसा है कि उसने जीवन में किसी कीमती चीज को खोया है. नाउ स्टैंजा 3. So before we start the stanza, let's know the meaning of the difficult words. Intrude, dime, worthless, first responsibility, and word of possession. Intrude means to interfere, हस्तक्षेप करना, बीच में टांग अड़ाना. डाइम, अ क्वाइन वर्थ 10 सेंट्स. यूएस में, है ना, पहले किसी समय जॉन बेरीमैन के टाइम पर जो है एक क्वाइन चलता होगा जिसका नाम क्या होगा, डाइम, जो किसके बराबर था, 10 सेंट्स के बराबर. अब सेंट्स भी क्या है, यूनिट्स ऑफ रुपीज है, यूनिट्स ऑफ मनी है.
जो उस समय चलती होंगी। तो 10 पैसे या इसको कह लो 10 पैसे। एक एक सिक्का होगा जो 10 पैसे के बराबर होगा। वर्थलेस मीन्स विदाउट वैल्यू और फ्यूटाइल, यूजलेस, फ्यूटाइल। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है? पहली जिम्मेदारी। बट यहाँ पे पहली जिम्मेदारी नहीं, बल्कि क्या है? फर्स्ट लेसन। जीवन में उसको जो पहला लेसन, पहली जो शिक्षा मिल रही है, ठीक है? उसको ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये फर्स्ट लेसन क्या है? टू एक्सेप्ट द लॉस, कि जीवन में होने वाला जो लॉस है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, एंड ओवरकम, और उससे हमें उबरना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। वर्ड ऑफ पोजेशन, संसार को बताया जा रहा है, अ वर्ड वेयर पीपल वैल्यू मटेरियल थिंग्स नॉट पीपल। लोगों को जो है वैल्यू नहीं देते हैं, बल्कि भौतिक चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। उस संसार, उस समाज की बात हो रही है। सो इन दिस पोम द पोएट सेज, आई मीन्स पोएट, आई मीन्स पोएट, आई वुड नॉट इंट्रूड। कह रहे मैं ऐसी कंडीशन में, जबकि क्या है, लड़के को दुख हो रहा है उस बॉल के खो जाने का, ऐसी कंडीशन में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, उससे उससे कम्युनिकेट नहीं करूंगा, या उससे कम्युनिकेट करने नहीं जाऊंगा, और मैं उसे ऑफर भी नहीं करने जाऊंगा कि ये देखो, ये पैसे ले लो, दूसरी बॉल खरीद लेना, ठीक है? क्योंकि इस समय ये सब करना कैसा है? यूजलेस है, बेकार है। क्योंकि अगर वो लड़का दूसरी बॉल खरीद भी लेगा ना, तो उसके साथ में वो अटैचमेंट जो उस बॉल के साथ में उसका अटैचमेंट बन गया था, उस पुरानी वाली बॉल के साथ, या उससे जो जुड़ी हुई यादें हैं, वो वापस नहीं आ सकती। बॉल फिजिकली तो खरीदी जा सकती है, लेकिन वो बॉल से जुड़ी हुई जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशनल अटैचमेंट है, वो कैसे वापस आ सकता है? ठीक। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये उसके लिए सही समय है जब वो क्या सीख रहा है? अपने जीवन का पहला लेसन, पहला जो लेसन है, पहली शिक्षा है, वो पा रहा है। वो शिक्षा क्या है? वो शिक्षा क्या है? कि हमें जीवन में कई बार लॉस उठाने पड़ते हैं, किसी चीज का या किसी इंसान को हमें खोना पड़ता है, और उससे होने वाले दुख से हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस दुख में डूब नहीं जाना होता है, हमें उससे बाहर निकलना होता है, क्योंकि जीवन चलता रहता है। So for this stanza, I have written something for you. Let's see. The poet decides. Poet ऐसी कंडीशन में एक निर्णय लेता है, not to interfere in the situation of realization. इस जो बॉय है ना, इस समय अपने क्या है, रियलाइज कर रहा है ना, लॉस को, और कैसे उसे ओवरकम करना है, इसको वो रियलाइज कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता है पोइट, और ऑफर, और ना ही वो ऑफर करना चाहता है पैसे टू बाय अनदर बॉल, दूसरी बॉल को खरीदने के लिए पैसे भी नहीं देना चाहता है। बिकॉज, क्योंकि मनी मीन्स टाइम कैन नॉट बाई इमोशंस बैक, और उससे, उस बॉल से जुड़े हुए जो इमोशंस हैं, बॉल तो खरीद दूसरी आ सकती है, लेकिन उस बॉल से जुड़े हुए जो इमोशंस है ना, वो वापस नहीं आ सकते हैं किसी दूसरी बॉल के साथ। एंड द अनदर बॉल, अगर वो बॉल खरीद भी ली जाए, है ना, तो वो दैट विल टेक टाइम टू बिल्ड एन इमोशनल बॉन्ड, और उस जैसा, उस बॉल के जैसा जो इमोशनल बॉन्ड है, जो अभी इस बॉल, जो बॉल खो गई है उसके साथ जो इमोशनल बॉन्ड था, वैसा बॉन्ड क्रिएट होने में नई बॉल जो है वो समय लेगी। द पोएट फाइंड्स इट राइट टाइम, ये इस समय को जो है वो सही समय मानते हैं, किसके लिए? उस लड़के के लिए, ठीक है? क्या करने के लिए, किस पर्पस के लिए? टू लर्न टू फेस द लॉस हिमसेल्फ, कि वो ऐसी कंडीशन में अकेला ही इस लॉस को फील करे, फेस करे, ठीक है? और अपने आप को प्रिपेयर करे कि वो कैसे इससे बाहर आएगा। इन द वर्ल्ड वेयर पीपल वैल्यू ओनली मटेरियल थिंग्स, यानी मीन्स द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, और ऐसा संसार में जहां पर लोग केवल भौतिक चीजों को, बाहरी चीजों को ही ज्यादा वैल्यू देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दिस इज बॉयज फर्स्ट लेसन। अब जीवन में है, बॉयज को क्या है? पहला लेसन, पहली सीख उसको मिल रही है। इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी लूज पीपल और थिंग, कि हम जीवन में लोगों को या चीजों को खो देते हैं, सम और दी अदर, कभी ना कभी। बट शो मस्ट गॉन, लेकिन क्या है? शो चलते रहना चाहिए, यानी जीवन जो है चलते रहना चाहिए। वी मस्ट एक्सेप्ट द लॉस, और हमें इस लॉस को क्या करना चाहिए? बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड ओवरकम इट, और उससे बाहर आना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए, जीवन, जो बचा हुआ जीवन है उसके लिए। सो इट इज अवर फोर्थ स्टैंजा विच विल शो पोइट्स फिलोसफी और रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई को, या पोइट की जो फिलोसफी है, दार्शनिक थॉट है, विचार है, उनको एक्सप्रेस करेगा ये स्टैंजा। So before we start the stanza, let's know the meaning of the difficult word. Before we begin the stanza, let's know the meaning of the difficult word used in this stanza. Buy back, buy ball back, बॉल को दोबारा खरीदना। लिटरल मीनिंग यहाँ पे क्या है इसका? कि बॉल को दोबारा खरीदना, लेकिन जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो क्या है? ब्रिंग द सेम इमोशन बैक, कि वो सारे इमोशन, बॉल खरीदो और वो इमोशन भी खरीद कर लाना, या वापस लाना।
एक्सटर्नल से मतलब क्या है? समथिंग दैट डज़ नॉट अफेक्ट द इनर सोल और इमोशन, जो अंतर्मन को अफेक्ट ना करे, बाहरी चीज़ों को जो सिर्फ़ जो है अफेक्ट करती है या प्रभावित करती हैं, वो एक्सटर्नल होती हैं चीज़ें। सो इन दिस स्टैन्ज़ा पोएट सेज़ कि पीपल विल टेक बॉल, कि जीवन में ऐसा होगा कई बार, पीपल या फिर जो कोई सिचुएशन ऐसी आएँगी कि चीज़ें आपसे या लोग चीज़ें या फिर लोग आपसे जो आपके नियर एंड डियर हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, वो आपसे खो जाएँगी। बॉस विल बी लॉस्ट ऑलवेज़, और ये तो जीवन की सच्चाई है कि चीज़ें हमसे दूर ही हो जाती हैं, लोग हमसे दूर ही होते हैं। जीवन है, आना-जाना तो लगा ही रहता है ना? छोटे बच्चे को एड्रेस करके कह रहे हैं। एंड नो वन बाइज़ अ बॉल बैक, कोई भी व्यक्ति उस बॉल को खरीद नहीं सकता। अब बॉल को खरीद ना सकने से क्या मतलब है, यहाँ पे कोई फिज़िकली तो बॉल को आप खरीद सकते हैं पैसे से। बॉल को तो फिर से आप खरीद सकते हैं, बस उससे जुड़ा हुआ जो इमोशनल बॉन्ड है, उससे जुड़ी हुई जो यादें हैं, उनको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता है, नहीं खरीदा जा सकता है। क्योंकि पैसे क्या हैं? एक्सटर्नल हैं। पैसे लाकर आप क्या एक बॉल ला सकते हैं, है ना? फीलिंग्स या उसका जो पुराना बॉन्ड या मेमोरी है, जो बचपन की यादें हैं, वो वापस नहीं आ सकती हैं। To explain this stanza, I have written something. Let's see. So in this stanza, poet universalizes the idea. इस स्टैंजा में जो एक आइडिया है, जो एक विचार है, उसको क्या कर दिया है? यूनिवर्सलाइजेस, यानी यूनिवर्सलाइज यानी उसने सबके लिए एक जैसा बना दिया है, यानी कि ऐसा इसको ऐसा कॉमन बना दिया है, इसको ऐसा कॉमन बना दिया है जिससे सभी लोग गुजरते हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं वो? लॉस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन में जो लॉस है ना, नुकसान है, वो क्या है? ये जीवन का अभिन्न अंग है। इट हैपेंस इन एवरीबॉडीज़ लाइफ। ये तो सभी के जीवन में होता है ना? लोगों की जो कीमती चीज़ें होती हैं, प्यारी चीज़ें होती हैं, जो प्यारे लोग होते हैं, वो जीवन में हमसे दूर चले जाते हैं, खो जाते हैं। द पोएट एक्सप्लेन्स द बॉल विल ऑलवेज़ बी लॉस्ट। अब यहाँ पे बॉल से मतलब क्या है? पोज़ेशन या फिर लव्ड वन्स। कोई चीज़ें जो हमसे जुड़ी हुई होती हैं या जो लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं वो। तो उनको क्या करें कि जीवन में हमसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं या लोग हैं, वो तो एक दिन उनको हमसे दूर हो ही जाना है, चले ही जाना है उनको दूर। थिंग्स कैन नॉट ऑलवेज बी रिप्लेस्ड ऑल द टाइम। और उसको अब उस लड़के को क्या सीखना है कि हर एक चीज या हर व्यक्ति या हर चीज को वापस नहीं लाया जा सकता, हर चीज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। आप सोचो कोई व्यक्ति किसी की लाइफ में कोई पर्सन है, वो इस दुनिया से चला गया है, ठीक है, या उससे वो बिछड़ गया है, तो उसकी जगह पे कोई और चीज को ले आए या किसी और पर्सन को ले आता है वो, ठीक है, तो वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता है। मीन्स वो दूसरा व्यक्ति उसकी सिर्फ जगह, जो खाली जगह है वो भर सकता है, लेकिन इमोशनल जो अटैचमेंट है, दिल में जो जगह है, उस जगह को नहीं भर पाता है वो। सम टाइम थिंग्स कैन बी बॉट। अब जो फिजिकल चीज़ें उनको खरीदा तो जा सकता है, बट नॉट द इमोशनल बॉन्ड और अटैचमेंट वी हैड विद देम। जो उनके साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट या बॉन्ड था, वो नहीं वापस आ सकता है। इवन मनी, यहाँ तक कि पैसे कितने भी खर्च कर लो, कैन रिप्लेस फिजिकल थिंग्स। फिजिकल चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, बट कैन नॉट रिप्लेस इमोशनल लॉस। और जो उनके साथ में जो इमोशनल हमारी भावनात्मक जो जुड़ाव है, वो जो खत्म हो गया है, वो वापस नहीं आ सकता है। सो इट इज़ आवर फाइनल एंड फिफ्थ स्टैंजा। ये हमारा फाइनल और फिफ्थ स्टैंजा है, विच विल शो बाउंसिंग बैक इन लाइफ आफ्टर फॉल। जो हमें सिखाएगा या बताएगा, जिसमें राइटर खुद बताएंगे कि क्या है, एक जीवन में जब भी हमें ठोकर लग जाए या हमें कोई नुकसान हो जाए या हमें दुख हो जाए या हम हार जाएं, तो वहां से उससे कैसे उबरना है, वापस कैसे आना है उससे, उस दुख से। बिफोर वी स्टार्ट द स्टैंजा, लेट्स नो द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड यूज्ड इन दिस स्टैंजा। डेस्पिरेट मीन्स होपलेस। डेस्परेट मीन्स होपलेस, निराश, दुखी, निराश या फिर दुखी। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज। द स्टडी अध्ययन किस चीज का? नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का जो नेचर है ना, उसका जो प्रकृति है उसकी, उसको उसका अध्ययन। अंडरस्टैंडिंग व्हाट द लॉस फील्स लाइक, ये सीखना कि जीवन में जब कोई चीज खो जाती है तो हमें कैसा फील होता है और हमें उससे बाहर कैसे आना, कैसे निकलना है। दिस इज व्हाट एपिस्टेमोलॉजी। सो इन दिस स्टैंजा पोएट टेल्स ही इज लर्निंग। ही मीन्स द बॉय। अब इस पोम में आई पोएट अपने लिए यूज कर रहा है और थर्ड पर्सन ही जो है वो बॉय के लिए यूज कर रहा है। सो ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी जो है इस समय दुख का समय है, उसकी आंखें नम है, लेकिन इनके बावजूद भी वो क्या सीख रहा है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी जीवन में दुख के समय, यानी जीवन में कोई चीज जब हमसे बिछड़ जाती है, दूर हो जाती है, अलग हो जाती है, तो हमें कैसा महसूस होता है और फिर हाउ टू स्टैंड अप, और उस दुख से हमें कैसे निकलना होता है।
और वो क्या सीख रहा है? नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और वो ये भी जान रहा है या सीख रहा है कि एक व्यक्ति को एक दिन इस चीज को फेस ही करना होता है ना? इस जो लॉस है, लॉस का जो टाइम है ना? इसको फेस ही करना होता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और कई लोग जो है इसको फेस करने के बाद जीवन में जो है क्या करना, बाउंस बैक करना, फिर से खड़े होना सीख ही लेते हैं। So I have written something for the last stanza or final stanza or fifth stanza. Let's see. Now, अब आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द लॉस, इस लॉस को महसूस करने के बाद, झेलने के बाद, उठाने के बाद, द बॉय ये जो लड़का है, इन द टाइम ऑफ लॉस, इस दुख वाली घड़ी में, विद द वेट आईज, आंखों में नमी लिए, इज लर्निंग, वो सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स द नॉलेज हाउ टू इंड्योर पेन, कि दुख आने पर उसे कैसे झेला जाए, एंड स्टैंड अप अगेन, और जीवन में कैसे उससे उबरा जाए, उससे बाहर निकला जाए। वन और द अदर डे, एक ना एक दिन, वन एक व्यक्ति को हैज टू लर्न टू फेस द लॉस, कि जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी अपनों के जाने का दुख या किसी चीज के खो जाने का दुख तो झेलना ही पड़ता है, उठाना ही पड़ता है। एंड हाउ टू, और ये भी सीखना पड़ता है कि हाउ टू बाउंस बैक इन लाइफ, और जीवन में फिर से कैसे खड़ा हुआ जाए या उस दुख से बाहर कैसे निकला जाए। देयर आर सो मेनी पीपल, इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुख से, इस तरह के दुख से या इस तरह की सिचुएशन से होकर गुजरते हैं, एंड स्टूड अगेन इन लाइफ, और जीवन में फिर से खड़े हो जाते हैं जीवन को जीने के लिए, ठीक है, या जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। व्हाट मैसेज डज द पोम गिव अस, कौन ये पोम हमें क्या मैसेज देती है? लेट्स सी। द सेंट्रल मैसेज ऑफ दिस पोम इज व्हाट? इज लॉस इज एन इनएस्केपेबल और अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ, कि जीवन में जो लॉस है ना, अपनों का खो जाना, चीजों का खो जाना, ये क्या है? इनएस्केपेबल है, यानी इससे बचा नहीं जा सकता है। वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट इट, बल्कि हमें करना क्या चाहिए कि हमको जब इस तरह का कोई नुकसान होता है, कोई हमारी चीजें खो जाती हैं, या कोई हमारा नियर एंड डियर हमसे दूर चला जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अब वो जा चुका है और वो वापस नहीं आएगा। एंड और हमें क्या करना पड़ता है? दोबारा स्टैंड अप अगेन, और जीवन में हमें फिर से उससे बाहर आकर खड़े होना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है बचे हुए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीने के लिए। आफ्टर अ फॉल, जीवन में जब हमें कोई धक्का या कोई ठेस या कोई दुख पहुंचता है उसके बाद, रादर देन बीइंग कंज्यूम्ड बाय ग्रीफ, और दुख को, और क्या हमें सीखना पड़ता है? कि हम उस दुख में, बिल्कुल दुख में ही डूब ना जाएं, कि हम क्या है, दोबारा उस ग्रेट फॉल के बाद दोबारा स्टैंड अप करना भूल जाएं और दुख में ही पड़े रहें। इट एम्फेसाइजेस, इट मीन्स दिस पोम एम्फेसाइजेस, किस चीज पे जोर देती है? द मटेरियल थिंग्स और मनी आर एक्सटर्नल, ये सब क्या है? बाह्य चीजें, भौतिक चीजें हैं। कैन नॉट कंपनसेट, वो कमी पूरा नहीं कर सकती है, किस चीज का? फॉर द इमोशनल बॉन्ड और अटैचमेंट विद व्हाट वी लूज, जिस चीज को हमने खो दिया उसके साथ जो हमारा जो इमोशनल बॉन्ड या अटैचमेंट था, उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकती हैं। तो हमें जीवन में दुख होगा, हमें उससे उबरना पड़ेगा, और जीवन के लिए, जीवन को आगे जीने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा खुद को। So let's discuss the poetic devices used in this poem. So in the first stanza, we see in the first and second line what has been repeated, and in the third and fourth line merrily word जो है repeat हुआ है, merrily word repeat हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इन दो स्टैंजा में और यहाँ पे इन दोनों स्टैंजा में क्या है? एनाफोरा है। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा मीन्स रिपीटेशन ऑफ वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ टू एडजेसेंट लाइन, जब कोई सेम वर्ड जो है एक के बाद दूसरी लाइन में जो है दोबारा रिपीट हो जाता है, दिस इज व्हाट? एनाफोरा। एलिट्रेशन इज देयर, वॉट सेकंड लाइन में देखो, वॉट के बाद फिर से वॉट आया है, तो ये क्या है? इसको एलिट्रेशन, डब्लू का एलिट्रेशन है, इसको रिपीटेशन भी आप कह सकते हैं कि रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस है। पर्सोनिफिकेशन, मेरली का मतलब होता है खुशी के साथ। अब बॉल जो है खुश तो हो नहीं सकती, ये किसका काम होता है? पर्सन का, किसी पर्सन का काम होता है, इसलिए यहाँ पे बॉय का क्या हो गया है? पर्सोनिफिकेशन हो गया है, मानवीकरण हो गया है, यानी उसको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज नवाज दी गई हैं, दे दी गई हैं, या इमेजिन की गई हैं, उसको एज ए ह्यूमन ट्रीट किया गया है। इमेजरी पूरी पोम में जो है अच्छा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो ये पूरी पोम में आपको इमेजरी मिलेगी। सिंबोलिज्म, यहाँ पे बॉल
को सिंबलाइज किया गया है किस चीज से? हैप्पीनेस, खुशी के साथ में। पोजेशन यानी हमारी जो चीजें होती हैं, बिलोंगिंग्स जो होती हैं, या हमारे नियर एंड नियर क्लोज जो लोग होते हैं हमसे करीबी लोग, वो। स्टैंजा 2 में अलिट्रेशन है। स्टैंड, स्टैंड्स स्टीयरिंग, स्टैंड्स स्टीयरिंग में जो है क्या है? एस एस रिपीट हो रहा है। रिपीटिशन है यहाँ पे, हिज और हिज वर्ड का जो है इसमें क्या है? रिपीटिशन आपको देखने को मिलेगा स्टैंजा 2 में। ठीक है, यहाँ पे ये हिज और हिज, ये रिपीटेशन है, रिपीटिशन है। स्टैंजा 3 में बेसिकली जो है कोई भी पोएटिक डिवाइस यूज नहीं हुई है। स्टैंजा 4 में अलिट्रेशन, अलिट्रेशन मींस व्हाट इज अलिट्रेशन? रिपीटिशन ऑफ वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड इन द एडजेसेंट वर्ड और द वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लाइन। एक ही लाइन में कहीं पे थोड़ी दूर पे कोई वर्ड पाया जा सकते हैं, या पास पास में दो वर्ड पाए जा सकते हैं जिनका जो फर्स्ट लेटर होता है या फर्स्ट साउंड जो क्या होता है, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बी साउंड जो है, इस स्टैंजा में बी साउंड जो है रिपीट हो रहा है आपका। तो दिस इज व्हाट, बॉल्स बॉल्स, यहाँ बी बी, बॉल्स बी, बॉय, फिर बैक बैक, यहाँ पे भी अलिट्रेशन है आपका। तो बी साउंड की वजह से यहाँ कई जगह पे अलिट्रेशन आप देखने को मिलेगा, कई जगह पे है। रिपीटिशन, बॉल 2 बार, फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में बार बार बॉल, बॉल वर्ड जो है क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो रिपीटिशन है। सिंबोलिज्म, बॉल तो पता ही है, बॉल क्या है? एवरीथिंग दैट वी लव और लूज, वो सारी चीजें जिनको हम वैल्यू करते हैं, प्यार करते हैं, और उनको हम खो देते हैं। लास्ट एंड फाइनल स्टैंजा, स्टैंजा 5th, illustration is there, buys a ball back, ठीक, मस्ट मैन, मोस्ट मेनी, एम एम साउंड, यहाँ पर क्या है? बी साउंड। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस। For this detailed video, you will find a short video on the screen. So you must go and enjoy it. So that's all for today's class. If you find this lecture helpful, do like, share, subscribe and comment in the comment section. आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट अभी आपको अच्छा लगा और कौन सा पार्ट नहीं अच्छा लगा। So I'll be waiting for your comment and I will respond to your comment. So we will meet in the next video. Till then, keep studying. Bye bye.